क्या ये मुमकिन है कि किसी भी ऑफिस में जो इंसान सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा हो, मतलब जो हर रोज 10 मीटिंग्स शेड्यूल करता हो, महीनों लंबी प्लानिंग बनाता हो और किसी प्रोडक्ट में दर्जनों नए फीचर्स जोड़ने की जिद करता हो, असल में वही इंसान उस कंपनी की तरक्की को सबसे तेजी से रोक रहा हो? देखिए, ये सुनने में एक बहुत ही अजीब और परेशान करने वाला विचार लगता है, क्योंकि मतलब हमारी पूरी कॉर्पोरेट दुनिया इसी बात पे तो टिकी है। हाँ, कि व्यस्त दिखने का मतलब है काम करना। बिल्कुल, हम बिजी होने को प्रोडक्टिव होने का मेडल मान लेते हैं। सबको लगता है कि जो जितना थका हुआ है वो उतना ही सफल है। सही बात है, और यही हमारी आज की इस गहरी चर्चा का मुख्य मुद्दा है। जब हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात करते हैं तो वहाँ एक तरह की क्लैरिटी होती है, बिल्कुल इंजीनियरिंग की तरह। जैसे एक्सरे में हड्डी का टूटना साफ दिख जाता है, ये काम करने के तरीकों में वो एक्सरे मशीन पूरी तरह से धुंधली हो जाती है। धुंधली हो जाती है मतलब हम अक्सर उन चीजों को समस्या मान लेते हैं जो असल में सिर्फ लक्षण है, और जो असली बीमारी है, जैसे बिना सोचे समझे बस गधों की तरह काम करते जाना या बेवजह की जटिलताएं पैदा करना, उसे हम अपनी ताकत समझ बैठते हैं। अरे वाह, ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। तो इसी धुंधलेपन को दूर करने के लिए आज हम जेसन फ्राइड की किताब रीवर्क के कुछ बहुत ही शानदार विचारों का विश्लेषण कर रहे हैं, जो कि स्थापित मान्यताओं को पूरी तरह से तोड़ते हैं। बिल्कुल, और इस डीप डाइव का मिशन एक बहुत ही अहम सवाल का जवाब खोजना है कि कैसे कुछ बहुत ही असामान्य आदतें, जैसे मीटिंग से भागना, क्विक विंस यानी तुरंत मिलने वाले नतीजों पर फोकस करना, और कॉम्प्लेक्सिटी या जटिलता की रेस से बाहर निकल जाना, कैसे ये सब असल में किसी भी प्रोजेक्ट में लंबी अवधि की सफलता का सबसे पक्का रास्ता हो सकती हैं। तो चलिए इस पुरानी नियम पुस्तिका को थोड़ा करीब से परखते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये पारंपरिक नियम पुस्तिका असल में आई कहाँ से। ये औद्योगिक क्रांति के दौर की देन है, जब फैक्ट्री वाला सिस्टम होता था। हाँ, जहाँ काम का मतलब था फैक्ट्री की लाइन में लगातार 8 घंटे खड़े रहना। लेकिन आज के नॉलेज वर्क में, मतलब जहाँ दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा है, ये मानसिकता पूरी तरह से फेल हो जाती है। हम मान लेते हैं कि सफलता के लिए बहुत ज्यादा पसीना बहाना और हर चीज को मुश्किल बनाना जरूरी है, जो कि सच नहीं है। आज हम जिस फिलॉसफी पर बात कर रहे हैं उसका कोर ये है कि बड़े और भारी भरकम समाधानों के बजाय छोटे और साधारण कदम ज्यादा असरदार क्यों होते हैं। तो इस सफर की शुरुआत उस चीज से करते हैं जो हर दफ्तर में, हर ऑफिस में सबसे ज्यादा समय खाती है, रुकावटें। इंटरप्शंस। हाँ, इस नई फिलॉसफी के अनुसार काम करने के नए तरीके अपनाने के लिए सबसे पहले हमें उस भ्रम को तोड़ना होगा कि एक ही जगह पर 10 लोगों का इकट्ठा होना प्रोडक्टिविटी है। रुकावटों को यहाँ उत्पादकता का सबसे बड़ा दुश्मन माना गया है। और मजे की बात यह है कि स्रोत में मीटिंग्स को सिर्फ समय की बर्बादी नहीं, बल्कि जहरीला या टॉक्सिक बताया गया है। टॉक्सिक मतलब इतना कड़ा शब्द इस्तेमाल किया गया है। बिल्कुल, देखिए मीटिंग्स के समय का जो गणित है ना, वो बहुत ही चौंकाने वाला है। मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट के लिए 1 घंटे की मीटिंग बुलाई जाती है और उसमें 10 लोग शामिल होते हैं। ठीक है, तो कैलेंडर पर वो 1 घंटे का ब्लॉक दिखेगा। हाँ, देखने में वो 1 घंटा लगता है, लेकिन असल में वो कंपनी के 10 घंटे की उत्पादकता का सीधा सीधा नुकसान है। बाप रे, 10 घंटे का नुकसान। हाँ, जब हम इसे इस नजरिए से देखते हैं तो इसकी कीमत बहुत भारी लगती है। हाँ, उन 10 घंटों में कोई कोडिंग कर सकता था, कोई डिजाइन बना सकता था, या कोई क्लाइंट से बात करके सेल क्लोज कर सकता था। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या उस 1 घंटे की चर्चा से 10 घंटे के बराबर की वैल्यू निकल कर आ रही है? मुझे लगता है ज्यादातर मामलों में इसका जवाब ना ही होता है। बिल्कुल ना होता है। एक और बड़ा मुद्दा ये है कि मीटिंग्स अक्सर अपने मुख्य विषय से भटक जाती हैं। किताब में इनकी तुलना बर्फीले तूफान में भटकी हुई किसी कैब से की गई है। भटकी हुई कैब? हाँ, जिसे खुद नहीं पता कि उसे जाना कहाँ है, बस उसका मीटर डाउन है और बिल लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या बात है, बर्फीले तूफान में भटकी हुई कैब। ये एनालॉजी इस स्थिति को बहुत ही सटीक तरीके से समझाती है। लेकिन यहाँ एक स्वाभाविक सा सवाल उठता है। बताइए। क्या कोलैबोरेशन या टीम वर्क के लिए एक साथ बैठकर बात करना जरूरी नहीं है? मतलब मैं आउटलुक कैलेंडर का उदाहरण देता हूँ। सॉफ्टवेयर हमें डिफॉल्ट रूप से 1 घंटे या कम से कम आधे घंटे का स्लॉट सेट करने का ऑप्शन देता है।
और हम बिना सोचे समझे उसे बुक कर लेते हैं। हाँ, भले ही उस मुद्दे को सुलझाने में सिर्फ 7 मिनट का समय लगना हो। ये तो एक ऐसे सूटकेस की तरह हो गया जिसे हम सिर्फ इसलिए बड़ा खरीदते हैं क्योंकि वो बाजार में स्टैंडर्ड साइज का मिलता है। और फिर हम उसे फालतू के सामान से भर देते हैं। बिल्कुल। ये सूटकेस वाली बात एकदम सही है। काम खींचकर उस समय को भर ही देता है जो उसके लिए तय किया गया हो। रही बात कोलैबोरेशन की, तो देखिए, हमें कोलैबोरेशन और रुकावट के बीच के फर्क को समझना होगा। वो कैसे? काम के बीच में किसी के कंधे पर थपथपाकर एक छोटा सा सवाल पूछने वाले को कोलैबोरेशन लग सकता है, लेकिन जो इंसान गहरे फोकस में काम कर रहा है उसके लिए ये एक भयंकर रुकावट है। इसे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। अच्छा, हाँ। और यहीं पर अलोन जोन या बिना रुकावट के अकेले काम करने के समय की अहमियत सामने आती है। मैंने पढ़ा था कि इसे REM स्लीप से जोड़ा गया है। बिल्कुल, रेम स्लीप यानी नींद का सबसे गहरा और आरामदायक हिस्सा। अगर कोई आपको बीच में जगा दे तो आप वापस उसी गहरी नींद में तुरंत नहीं जा सकते। सही कहा, आपको फिर से शुरुआत से शुरू करना पड़ता है। नॉलेज वर्क भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर कोई राइटर काम कर रहा है और उसे बीच में बस 5 मिनट के लिए रोक दिया जाए तो उसे वापस उसी फोकस में आने के लिए 20 से 30 मिनट लग सकते हैं। एकदम सही। इसीलिए जब बात कोलैबोरेशन की हो तो एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन यानी पैसिव कम्युनिकेशन का इस्तेमाल बेहतर माना गया है, जैसे कि ईमेल या मैसेज, ताकि संदेश भेज दिया जाए और सामने वाला व्यक्ति अपनी सुविधा अनुसार उसका जवाब दे सके, अपना अलोन जोन तोड़े बिना। हाँ, लेकिन मान लीजिए अगर कोई ऐसी स्थिति आ ही जाए जहां मीटिंग करना टाला ना जा सके, कोई इमरजेंसी या क्राइसिस हो, तब क्या करें? ऐसे हालात के लिए कुछ बहुत ही सख्त नियम बताए गए हैं। पहला, एक टाइमर सेट करें। जैसे ही अलार्म बजे मीटिंग तुरंत खत्म। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। दूसरा, कम से कम लोगों को बुलाएं। तीसरा, एक बहुत ही स्पष्ट एजेंडा होना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, मीटिंग किसी आरामदायक कॉन्फ्रेंस रूम में करने के बजाय वहीं करें जहां असली समस्या है। अच्छा, मतलब अगर किसी फैक्ट्री में मशीन खराब है तो मशीन के पास खड़े होकर बात करें। बिल्कुल। खड़े रहने से लोग बेवजह की लंबी बातें नहीं करते और सीधे मुद्दे पर आते हैं। आराम मिलता है तो बातें खिंचती हैं। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। अब अगर हम मान लें कि किसी टीम ने अपनी सभी बेवजह की मीटिंग्स रद्द कर दी, सबको काम करने के लिए बिना रुकावट का लंबा समय मिल गया, तो यहाँ एक नया खतरा पैदा होता है। जब लोग महीनों तक अकेले अपने अलोन जोन में काम करते हैं तो वे असल दुनिया से कट सकते हैं, प्रोजेक्ट्स बहुत लंबे और उबाऊ हो सकते हैं। तो इस बचे हुए समय का सही इस्तेमाल कैसे हो? तो यहीं पर लंबी और थका देने वाली योजनाओं के बजाय क्विक विंस या तुरंत मिलने वाली जीतों का सिद्धांत काम आता है। क्विक विंस। हाँ, मनोविज्ञान कहता है कि किसी भी काम में इंसान का सबसे बड़ा ईंधन मोमेंटम यानी गति है। लंबे प्रोजेक्ट्स जो महीनों या सालों तक चलते हैं, वे धीरे धीरे टीम का सारा उत्साह सोख लेते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे आंखों पर पट्टी बांधकर महीनों तक किसी बहुत बड़ी दावत की तैयारी करना, बिना एक बार भी ये चखे कि खाना कैसा बन रहा है। और जब तक आप पट्टी खोलते हैं तब तक शायद मेहमानों की पसंद ही बदल चुकी होती है। हाँ, बिल्कुल। और यही वजह है कि हर 1 या 2 हफ्ते में छोटी जीतों का जश्न मनाने की सलाह दी जाती है। जब कोई प्रोडक्ट या उसका एक छोटा सा हिस्सा जल्दी से ग्राहकों के हाथ में पहुंचता है तो असली फीडबैक मिलता है। और उस फीडबैक से जो मोमेंटम बनता है, जो ऊर्जा मिलती है, वो किसी भी मोटिवेशनल स्पीच से ज्यादा दमदार होती है। सही बात है। बिना किसी मंजिल के महीनों तक खाइयों में काम करना किसी भी इंसान को थका सकता है। तो इस तेजी को बनाए रखने के लिए किताब में एक बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है, जूडो सॉल्यूशंस। जूडो सॉल्यूशंस? हाँ। मार्शल आर्ट्स में जूडो का मतलब होता है विरोधी की ताकत का इस्तेमाल करके उसे हराना, यानी कम से कम प्रयास में अधिकतम परिणाम पाना। अगर हमें किसी इलाके का बर्ड्स आई व्यू चाहिए तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की महीनों लंबी योजना बनाई जा सकती है, जो बहुत महत्वाकांक्षी तो है पर थकाऊ भी है। या फिर बस पास की किसी ऊंची इमारत की लिफ्ट ली जा सकती है। लिफ्ट लेना? हाँ, लिफ्ट लेना एक जूडो सॉल्यूशन है। समस्या का सबसे सीधा, आसान और कम मेहनत वाला हल। इसका एक बहुत ही शानदार वास्तविक उदाहरण राजनीतिक अभियानों के विज्ञापनों में देखने को मिलता है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, राजनीति में जब कोई बड़ा मुद्दा या विवाद सामने आता है तो अगले ही दिन राजनेताओं के विज्ञापन टीवी और सोशल मीडिया पर आ जाते हैं। उन विज्ञापनों की प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत ही साधारण होती है। कोई हॉलीवुड लेवल का कैमरा या लाइटिंग नहीं होती? बिल्कुल नहीं। स्क्रीन पर सिर्फ तस्वीरें होती हैं और पीछे से एक दमदार वॉइस ओवर होता है।
लेकिन वे विज्ञापन बिल्कुल सही समय पर जनता के बीच पहुंचते हैं। तो यहाँ जो बात समझने वाली है वो ये है कि उस खास पल में पॉलिश, परफेक्शन या क्वालिटी से ज्यादा अहमियत टाइमिंग की है। हाँ, अगर वे उस विज्ञापन को परफेक्ट बनाने में 3 हफ्ते लगा दें तो मुद्दा ही खत्म हो जाएगा, कोई याद भी नहीं रखेगा। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगा। बताइए। ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्या गुड इनफ या काफी अच्छा मान लेने का मतलब क्वालिटी से समझौता करना नहीं है? ऐसा लग सकता है। मतलब क्या एक लिफ्ट का नजारा वाकई माउंट एवरेस्ट का नजारा की बराबरी कर सकता है? क्या हम एक तरह से एक्सीलेंस को छोड़कर सामान्य काम को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं? देखिए, ये एक बहुत ही वाजिब डर है, लेकिन यहाँ गुड इनफ का मतलब खराब क्वालिटी बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है काम को पूरा करना। ओके। परफेक्ट समाधान का इंतजार करना अक्सर काम को टालने का ही एक बहुत ही चालाक रूप होता है। प्रोक्रेस्टिनेशन। हाँ, जब आप काफी अच्छे से शुरुआत करते हैं तो वो काम दुनिया के सामने आ जाता है। उस काम को बाजार में उतारकर वास्तविक फीडबैक लिया जा सकता है और फिर समय के साथ उसे महान बनाया जा सकता है। बिल्कुल। जो प्रोडक्ट परफेक्ट होने के इंतजार में कभी बाजार तक ही ना पहुंचे, वो असल में फेल है। पूरा हो चुका काम हमेशा अधूरे परफेक्ट काम से बेहतर होता है। तो इसका मतलब यह है कि ये जूडो सॉल्यूशन और गुड इनफ का सिद्धांत सिर्फ समय बचाने का तरीका नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये बड़े प्रतिस्पर्धियों को हराने का सबसे बेहतरीन हथियार भी है। और इसी से सादगी और जटिलता, सिंप्लिसिटी वर्सेस कॉम्प्लेक्सिटी की वो बहस शुरू होती है जो किसी भी प्रोडक्ट की किस्मत तय करती है। हम लोग अक्सर ये मानकर चलते हैं कि किसी भी नई चीज में पहले से ज्यादा फीचर्स होने चाहिए। इसे आप एक कोल्ड वॉर की मानसिकता कह सकते हैं। जैसे शीत युद्ध के दौरान हथियार जमा करने की एक अंधी दौड़ थी ना, हाँ। वैसे ही आज कंपनियों के बीच फीचर्स जोड़ने की रेस लगी है। अगर विरोधी के पास 5 फीचर है तो हम 10 देंगे। और ये एक ऐसा अंतहीन जाल है जो प्रोडक्ट को इतना भारी और उलझावा बना देता है कि उसे इस्तेमाल करना ही सिरदर्द हो जाता है। बिल्कुल। इसके बजाय इस फिलॉसफी का सबसे दमदार विचार ये है कि प्रतिस्पर्धियों से कम करने का प्रयास किया जाए। अंडर डू द कॉम्पिटिशन। हाँ, अंडर डू करें। मुश्किल और उलझी हुई समस्याएं जानबूझकर दूसरों के लिए छोड़ दी जाए। प्रतिस्पर्धियों से कम करना। ये तो बिजनेस स्कूल की हर पढ़ाई के खिलाफ जाता है। लेकिन इसके जो उदाहरण है किताब में, वे इस बात को पूरी तरह से साबित करते हैं। जैसे कि फिक्स्ड गियर साइकिल का उदाहरण। हाँ, आज के समय में जब साइकिलों में 21 गियर, सस्पेंशन और न जाने क्या क्या होता है, ये एक ऐसी साइकिल है जिसमें सिर्फ एक गियर होता है। और सबसे अजीब बात बताऊं? क्या? इसमें ब्रेक भी नहीं होते। बिना ब्रेक की साइकिल। हाँ, पेडल को उल्टा घुमाकर इसे रोकना पड़ता है। और फिर भी ये दुनिया भर के शहरों में बेहद लोकप्रिय हो रही हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल साधारण है, वजन में हल्की है, सस्ती है और इनमें मेंटेनेंस का कोई झंझट नहीं है। इनमें खराब होने के लिए कोई पुर्जा ही नहीं है। कमाल है। दूसरा दिलचस्प उदाहरण फ्लिप कैमकॉर्डर का है। द फ्लिप। हाँ, जब बाजार में ऐसी डिवाइसेस आ रही थी जिनमें दर्जनों सेटिंग्स, लेंस के विकल्प और जटिल मेनू होते थे, तब फ्लिप ने एक ऐसा कैमरा निकाला जिसमें कोई बड़ी स्क्रीन नहीं थी, कोई मेन्यू नहीं था, कोई ऑप्टिकल जूम नहीं था। इसमें सिर्फ एक लाल रंग का बड़ा बटन था। इसे बस लोगों की तरफ पॉइंट करो और शूट करो। लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया क्योंकि ये डरावना नहीं था, इस्तेमाल में मजेदार और बेहद आसान था। देखिए, यहाँ जो मनोवैज्ञानिक खेल चल रहा है उसे समझना बहुत जरूरी है। इसे पैराडॉक्स ऑफ चॉइस कहते हैं। पैराडॉक्स ऑफ चॉइस? हाँ, जब इंसान को बहुत सारे विकल्प और जटिलताएं दी जाती हैं तो वो कंफ्यूज हो जाता है और अक्सर कोई फैसला ही नहीं ले पाता। फ्लिप कैमरा या फिक्स्ड गियर साइकिल उस दिमागी बोझ को कम करते हैं। वे उन चीजों पर फोकस करते हैं जो कभी नहीं बदलेंगी। उन चीजों पर फोकस जो कभी नहीं बदलेंगी। जैसे अमेज़न की तेज शिपिंग। बिल्कुल, ये बात तो तय है कि 10 साल बाद भी कोई ग्राहक ये नहीं कहेगा कि मुझे मेरा सामान थोड़ा और देरी से चाहिए। बिल्कुल नहीं। या फिर जापानी कारों की रिलायबिलिटी। कपड़े पहनने का फैशन हर 6 महीने में बदल जाता है, लेकिन एक ऐसी कार जो कभी रास्ते में खराब ना हो, उसकी चाहत हमेशा रहती है। एकदम सही। और गॉर्डन रामसे के टीवी शो किचन नाइटमेयर्स में भी हम ठीक यही नजारा देखते हैं। हाँ, वो शो मैंने देखा है। जब वे किसी डूबते हुए रेस्टोरेंट को बचाने जाते हैं जहां का मालिक सोचता है कि मेन्यू में इटालियन, चाइनीज, मेक्सिकन सब कुछ होना चाहिए, तो रामसे का पहला कदम क्या होता है? वे उस 30 डिश वाले मेन्यू को फाड़कर फेंक देते हैं और सिर्फ 10 डिशें तय करते हैं। कम करो, लेकिन जो करो वो इतना बेहतरीन और ताजा हो कि लोग दीवाने हो जाएं। लेकिन देखिए, यहाँ मैं जटिलता की तुलना एक स्विस आर्मी नाइफ से करना चाहूंगा। ओके। उसमें 30 अलग अलग टूल्स होते हैं, कैंची, पेचकस, बॉटल ओपनर।
हम अपनी पूरी जिंदगी में शायद सिर्फ उस एक छोटे चाकू का इस्तेमाल करते हैं, फिर भी लोग उसे खरीदते हैं क्योंकि उन्हें वो संभावना पसंद है कि जरूरत पड़ने पर सब कुछ है। तो अगर हम जानबूझकर फीचर्स कम कर दें और प्रोडक्ट को बहुत साधारण बना दें, तो क्या हम उन ग्राहकों को खोने का जोखिम नहीं उठा रहे? ये जोखिम तो है, लेकिन जब कोई प्रोडक्ट हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है तो वो इतना औसत दर्जे का हो जाता है कि कोई भी उससे प्यार नहीं करता। मतलब सबको खुश करने के चक्कर में किसी को खुश नहीं कर पाते। बिल्कुल। सादगी लंबे समय तक इसलिए टिकती है क्योंकि वो बुनियादी जरूरतों को सबसे बेहतरीन तरीके से पूरा करती है, और ग्राहकों को खुश करने की इसी जिद को तोड़ने के लिए अगला सिद्धांत सामने आता है, ड्रॉइंग अ लाइन इन द सैंड, यानी लकीर खींचना और अपने उसूलों पर अटक रहना। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, क्योंकि सादगी बनाए रखने के लिए और नए नए फीचर्स जोड़ने के लालच को रोकने के लिए आपको ये स्पष्ट करना होता है कि आप किस चीज के लिए खड़े हैं। भले ही इसके लिए आपको कुछ लोगों को नाराजी क्यों ना करना पड़े। नाराज करना, लेकिन बिजनेस में या किसी भी काम में तो ये सिखाया जाता है कि ग्राहक ही भगवान है, द कस्टमर इज ऑलवेज राइट। यही वो पुरानी नियम पुस्तिका है जिसे हम आज फाड़ रहे हैं। नई सच्चाई ये है कि आपको एक स्टैंड लेना होगा। जब कोई कंपनी या व्यक्ति साफ तौर पर ये बताता है कि वो क्या नहीं करेंगे, तो इससे उनके सुपर फैंस बनते हैं। सुपर फैंस? हाँ, जो लोग आपके उसूलों से सहमत हैं वो आपके लिए लड़ेंगे। अगर आपकी बातों, आपके काम या आपके प्रोडक्ट से कोई भी नाराज या असहमत नहीं हो रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो काम इतना फीका और उबाऊ है कि वो किसी के दिल में कोई भावना ही नहीं जगा पा रहा। होल फूड्स का उदाहरण इसे बहुत अच्छी तरह समझाता है। बिल्कुल। उनका सिद्धांत है कि वे केवल उच्चतम गुणवत्ता वाले नेचुरल और ऑर्गेनिक उत्पाद ही बेचेंगे। वहां बोर्ड रूम में इस बात पर कोई लंबी बहस नहीं होती कि कोई ऐसा उत्पाद बेचा जाए या नहीं जिसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स हों। नियम एकदम साफ है, कोई अपवाद नहीं। इसीलिए वहां आपको दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली ड्रिंक कोक या सबसे मशहूर चॉकलेट स्निकर्स नहीं मिलते। और देखिए, ये फैसला आर्थिक रूप से बहुत बड़ा है। वे कोक और स्निकर्स बेचकर करोड़ों डॉलर कमा सकते हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं करते क्योंकि ये उनके विश्वास के खिलाफ है। इसी तरह शिकागो की एक छोटी सी दुकान विनी सब शॉप का उदाहरण भी उतना ही शानदार है। विनी सब शॉप? हाँ, उनके सैंडविच का स्वाद इस बात पर टिका है कि वे सुबह की ताजी ब्रेड का इस्तेमाल करते हैं। जब दोपहर 2 या 3 बजे ब्रेड खत्म हो जाती है तो वो अपनी दुकान का शटर गिरा देते हैं। वे चाहते हैं तो किसी भी बेकरी से और ब्रेड मंगा सकते थे। बिल्कुल मंगा सकते थे। वे ज्यादा सैंडविच बेचने और चंद और डॉलर कमाने की लालच में कल की बासी ब्रेड या किसी साधारण बेकरी की ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन वे अपनी क्वालिटी की लकीर को नहीं लांघते। वे जानबूझकर कमी या स्कासिटी पैदा कर रहे हैं, जो ग्राहकों के बीच एक अटूट विश्वास और वफादारी बनाता है। लोगों को पता है कि अगर वे विनी से सैंडविच खा रहे हैं तो वो ताजा ही होगा। ये तो वैसा ही है जैसे कोई बहुत ही मशहूर शेफ अपनी सबसे बेहतरीन डिश पर केचप डालने से साफ मना कर दे, भले ही ग्राहक जिद करके मांग रहा हो। हाँ, वो शेफ कह देगा कि नहीं, ये डिश ऐसे ही खाई जाती है, अगर आपको केचप चाहिए तो आप कहीं और जा सकते हैं। ये दीवार पर लगे किसी खोखले मिशन स्टेटमेंट से बहुत अलग है। बिल्कुल अलग है। इसका मतलब? यानी अगर कुछ पुराने ग्राहक बड़े हो गए हैं और उनकी जरूरतें अब अधिक जटिल हो गई हैं, तो उन्हें जाने दें। अच्छा, उन्हें जाने दें। हाँ, अक्सर कंपनियां अपने पुराने और बड़े ग्राहकों को खुश रखने के लिए प्रोडक्ट में इतने जटिल बदलाव कर देती हैं कि वो मूल प्रोडक्ट ही नष्ट हो जाता है। कुछ पुराने ग्राहकों को खो देना कहीं बेहतर है, बजाय इसके कि काम को इतना जटिल बना दिया जाए कि नए लोग उसे समझने से ही घबराने लगे। तो अगर हम इस पूरी गहरी चर्चा के धागों को एक साथ जोड़ें तो तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। ये पूरी फिलॉसफी असल में गैर जरूरी चीजों को हटाने के बारे में है। बिल्कुल। बिना मतलब की और जहरीली मीटिंग्स को हटाकर अपना अलोन जोन बचाना, महीनों लंबी प्लानिंग के जाल में फंसने के बजाय क्विक विन्स और जूडो सॉल्यूशन से अपनी गति बनाए रखना, प्रतिस्पर्धियों की नकल करके फीचर्स का पहाड़ खड़ा करने के बजाय कम करके सादगी को अपना हथियार बनाना, और अंत में अपने उसूलों पर इतनी मजबूती से टिके रहना कि दुनिया जान जाए कि आप क्या हैं, और उससे भी ज्यादा जरूरी आप क्या नहीं हैं। ये सोचने वाली बात है कि कैसे लोग अक्सर अपने दिन प्रतिदिन के काम, अपनी पढ़ाई या अपने किसी भी प्रोजेक्ट में बेवजह की जटिलता पाल लेते हैं। हाँ, किताब में हॉट डॉग स्टैंड का उदाहरण बहुत सटीक है। अगर कोई हॉट डॉग का ठेला लगा रहा है तो उसका मुख्य केंद्र, उसका एपिसेंटर वो हॉट डॉग और उसका स्वाद है। बिल्कुल।
गाड़ी की सजावट, मेन्यू का डिजाइन या कर्मचारियों की ड्रेस, ये सब बात की बातें हैं। अगर हॉट डॉग ही खराब है तो बाकी सब बेमानी है। तो सवाल ये है कि उन आधी गैर जरूरी चीजों को हटाकर अपने मुख्य लक्ष्य पर फोकस कैसे किया जाए। यह एक बहुत ही सशक्त नजरिया है और इस पूरी चर्चा के अंत में एक ऐसा विचार सामने आता है जिस पर शायद सीधे तौर पर बात नहीं होती, लेकिन जो इस पूरी मानसिकता का एक छिपा हुआ और कड़वा सच है। वो क्या? क्या ये संभव है कि जो इंसान रोज काम में नए फीचर्स जोड़ रहा है, हफ्तों लंबी प्लानिंग कर रहा है और दिन भर अनगिनत मीटिंग्स में व्यस्त है, वो असल में कोई मेहनत कर ही नहीं रहा है? ये बहुत ही गहरी बात है। मतलब क्या ये सारी व्यस्तता सिर्फ असली काम शुरू करने और मुश्किल फैसले लेने से बचने का एक बहाना मात्र है, जिसे हम सोफिस्टिकेटेड प्रोक्रेस्टिनेशन यानी बहुत ही समझदारी और चालाकी से किया जाने वाला टालमटोल कह सकते हैं? बहुत मुमकिन है। शायद आज के शोर शराबे वाले समय में बिजनेस हो या जिंदगी, सबसे ज्यादा हिम्मत का काम और ज्यादा करना नहीं है, सबसे ज्यादा साहस का काम है